मुकाबले। तो क्या कहोगे, पीछे हमने पढ़ा था कि जो सॉल्युबिलिटी है वो यहाँ पे डायरेक्ट एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है। जो सॉल्युबिलिटी का जो कंसेप्ट होगा यहाँ पे वो डायरेक्ट एटॉमिक साइज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर एटॉमिक साइज लार्ज हुआ तो सॉल्युबिलिटी भी लार्ज होगी, अदरवाइज स्मॉल होगी। तो देखो क्या कहोगे पहला पॉइंट, solubility of group 18 या कहते noble gases will be smaller, will be least as comparison to solubility of other previous ग्रुप्स। ठीक है, रीजन तो पता ही होगा, क्या रीजन कहोगे कि जो रीजन में क्या कहोगे, जो ग्रुप 18 है 18वां ग्रुप है उसका साइज क्या है, स्मॉल है। ग्रुप 18 हैव स्मॉल साइज। अब 18वें ग्रुप का साइज क्या हो गया, स्मॉल। इसका मतलब क्या होगा, सॉल्युबिलिटी लैस होती है। और जो बाकी ग्रुप है 18वें ग्रुप के मुकाबले बाकी ग्रुप का जो साइज होगा वो बड़ा होगा, उस वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो कर लोगे। नोबल गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होती है, लिस्ट होती है एज कंपैरिजन टू सॉल्युबिलिटी ऑफ अदर ग्रुप्स। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं और मूविंग टॉप टू बॉटम इन द 18th ग्रुप। जब 18वें ग्रुप में टॉप से बॉटम जाओगे तो सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट क्या होगा वो देखते हैं। तो देखो, जब सीधी सी बात है, टॉप से बॉटम में तो एटॉमिक साइज कंटिन्यू बढ़ेगा। अब एटॉमिक साइज कंटिन्यू बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। तो दूसरा पॉइंट क्या कहोगे, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप 18th solubility will be increased due to increase atomic size। ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। समझ आ गया। तो सिंपल यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्ट एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती है। ओके, तो ये था सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट। चलो अब हम अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो देखते हैं। अब देखो, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 18th। नोबल गैसेस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं। तो देखो, पीछे जो हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था, वही यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी के केस में डिस्कस कर रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो पहला पॉइंट है वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो नोबल गैसेस एलिमेंट होंगे, जो नोबल गैसेज होंगे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जो भी जितने भी है फिलहाल, वो सभी कलरलेस, ऑडरलेस और टेस्टलेस गैसेज की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18th हैव कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस गैसेज। ठीक है, उनका कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता और गैसेज की फॉर्म में ये सभी प्रेजेंट होते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या करें कि जितने भी ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं, नोबल गैसेज हैं, वो कलरलेस, गैसलेस, टेस्टलेस गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि पीछे हमने डिस्कस कर भी लिया था कि जो नोबल गैसेज होती है 18वां ग्रुप है अपना, वो फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं। अब वो फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो मोर स्टेबल होगा। जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं, जिस वजह से वो सभी एलिमेंट मोर स्टेबल होते हैं। अब मोर स्टेबल हो गए, इट मीन्स उनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, अब
जितने भी एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है 18वें ग्रुप में वो लेस रिएक्टिव होंगे, मतलब मोर स्टेबल होंगे। अब इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, जिस वजह से ये सभी एलिमेंट हमेशा मोनोएटॉमिक स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, मतलब फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो जो सेकंड पॉइंट है वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट एज मोनोएटॉमिक इन द नेचर। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जितने भी नोबल गैसेज यहाँ पे हैं, सभी फ्री स्टेट में होंगे, सभी मोनोएटॉमिक स्टेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तीसरा पॉइंट अभी हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी का। तो क्या कहोगे कि जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये जितने भी नोबल गैसेज है, ये वाटर में लेस सॉल्युबल है। ठीक है, समझ आ गया? ये जितने भी गैसेज यहाँ पे लोगे, नोबल गैसेज लोगे, ये वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं। क्यों होते हैं वो पीछे भी हमने डिस्कस कर लिया। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे 3 पॉइंट मेन है। पहला तो इसकी स्टेट कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। दूसरा, ये जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, जितने भी नोबल गैसेज हैं, वो सभी मोनोएटॉमिक मींस फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। तीसरा, जितने भी नोबल गैसेज एलिमेंट होंगे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनोन जितने भी हैं, ये सभी के सभी वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं। हाँ, ये बात ये है कि जैसे टॉप से बॉटम जाओगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ती सकती है, पर नोबल गैसेज की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर बाकी ग्रुप के मुकाबले कम होती है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी वही आ रही है जो पीछे हमने डिस्कस किया था। क्या, नोबल गैसेज की जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। तो क्या कहोगे, नोबल गैसेज आर नॉट हाँ भाई, नोबल गैसेज आर नॉट मच मोर रिएक्टिव इन नेचर। ठीक है, जो पीछे पढ़ा वही यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहे हैं कि जो नोबल गैसेज होगी नॉट वेरी मोर रिएक्टिव, या कहे तो दे आर लेस रिएक्टिव इन नेचर। जितने भी नोबल गैसेज है सभी के सभी क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही लेस रिएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। क्यों होती है वो यहाँ पर रीजन दे रखे हैं। जो पीछे हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था वो इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे केमिकल रिएक्टिव की फॉर्म में, रिएक्टिविटी की फॉर्म में या केमिकल प्रॉपर्टी की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी नोबल गैसेज यहाँ पे आते हैं उनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, या कहते तो वो क्या है, मोर स्टेबल। क्यों, यहाँ पे रीजन दे रखे। पहला रीजन क्या कहोगे कि जो नोबल गैसेज हैं उनकी फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, सभी के सभी एलिमेंट फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, इस वजह से। दूसरा पॉइंट ये कह सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे एलिमेंट आ रहे हैं नोबल गैसेज में, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। नोबल गैसेज एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, इस वजह से लेस रिएक्टिव होते हैं। तीसरा पॉइंट ये कह सकते हैं कि जो नोबल गैसेज होते हैं वो ऑलमोस्ट 0 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इन एंथैल्पी शो करते हैं। जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होगी नोबल गैसेज की वो ऑलमोस्ट 0 होती है। मतलब हम सिंपल ये कह सकते हैं कि जो नोबल गैसेज हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी शो करते हैं, इस वजह से नोबल गैसेज नेचर में लेस रिएक्टिव की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो नोबल गैसेज हैं वो नेचर में लेस रिएक्टिव की फॉर्म में क्यों प्रेजेंट होते हैं, तो उनका आंसर यह। ठीक है, तो जो पीछे हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था वो यहाँ पे स्टडी कराया। ओके, तो ये स्टडी करने के बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो जो नोबल गैसेज हैं वो मोस्टली +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये 3 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। कौन कौन से, +2, +4, +6। पर जो +2 होती है वो मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो देखो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेज। तो क्या कहोगे, ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे शो करेंगे। कौन कौन से, +2, +4, +6। ठीक है, +2 की बात करें अब देखो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसके बेसिस पे यहाँ पे हम कंपाउंड डिस्कस करेंगे। तो नोबल गैसेज में केवल 2 एलिमेंट हैं जो कंपाउंड बनाते हैं,
कौन कौन से दो एलिमेंट है जो कंपाउंड बनाएंगे? एक तो जिनोन कंपाउंड बनाएगा और दूसरा क्रिप्टोन। ठीक है, Ar और जिनोन ये एलिमेंट क्या करते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, समझ आ गया? नोबल गैसेज एलिमेंट की मेन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +2, +4, +6। +2 यहाँ पे मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ये जो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके बेसिस पे यहाँ पे हम कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, नोबल गैसेज जो एलिमेंट है, जो 18 ग्रुप है, उसमें केवल 2 एलिमेंट है जो कंपाउंड बनाते हैं। कौन कौन से 2 एलिमेंट होंगे? एक तो जिनोन होगा, दूसरा क्रिप्टोन होगा। केवल 2 एलिमेंट ही, 2 नोबल गैसेज ही यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब हम जिनोन एलिमेंट के कंपाउंड डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देना, ये जो जिनोन कंपाउंड होंगे, जिनोन एलिमेंट के जो कंपाउंड होते हैं वो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम केवल जिनोन एलिमेंट के कंपाउंड के बारे में ही स्टडी करेंगे। क्या क्या होगा देखते हैं। अब देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंपाउंड्स ऑफ जिनोन। हमें पता है कि जो ग्रुप 18 है, 18 ग्रुप है नोबल गैसेज है, उसमें केवल 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कंपाउंड बनाते हैं। कौन कौन से? जिनोन और क्रिप्टोन। यहाँ पे केवल जिनोन एलिमेंट के ही कंपाउंड यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो ध्यान देना, जो जिनोन होता है वो मेन 3 टाइप के कंपाउंड डिस्कस करेगा। मतलब सिंपल ये कह सकते हैं कि केवल जिनोन या क्रिप्टोन में से तो पता लग गया कि जिनोन और क्रिप्टोन ऐसे एलिमेंट है जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। बट अपने सिलेबस में केवल जिनोन कंपाउंड ही दे रखे हैं, क्रिप्टोन के कंपाउंड सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो अब हम केवल जिनोन एलिमेंट के कंपाउंड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो ध्यान दो, जिनोन 3 टाइप के कंपाउंड्स यहाँ पे बनाते हैं। कौन कौन से 3 टाइप के कंपाउंड्स होगा ध्यान देना। तो टॉपिक का नाम हो गया कंपाउंड्स ऑफ जिनोन। तो जिनोन में यहाँ पे 3 कंपाउंड डिस्कस करेगा, प्रिपेयर करेगा। कौन कौन से? पहला तो आते हैं जिनोन फ्लोराइड, दूसरा आता है जिनोन ऑक्साइड, तीसरा आएगा जिनोन ऑक्सी फ्लोराइड। ठीक है, ये 3 टाइप के कंपाउंड्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। अब हम इस लेक्चर में केवल जिनोन फ्लोराइड को ही डिस्कस करेंगे। बाकी जो 2 कंपाउंड बच रहे हैं, 2 टाइप के कंपाउंड बच रहे हैं, वो हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो अब हम फिलहाल जिनोन फ्लोराइड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, आज का जो कंपाउंड है वो है जिनोन फ्लोराइड। जिनोन फ्लोराइड, जिनोन फ्लोराइड्स में यहाँ पे 3 कंपाउंड प्रिपेयर होते हैं। जो जिनोन फ्लोराइड है, यहाँ पे भी 3 कंपाउंड्स आते हैं और ये कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो नोबल गैसेज होते हैं वो मोस्टली 3 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कौन कौन सी? +2, +4, +6। इसके बेसिस पे हम जिनोन फ्लोराइड के कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिंपल ये कह सकते हैं कि जो जिनोन फ्लोराइड है इसके 3 कंपाउंड यहाँ पे आएंगे। कौन कौन से? देखो, पहला कंपाउंड आते हैं जिनोन डाइफ्लोराइड। सिंपल आएगा, केमिकल फॉर्मूला होगा HCF। यहाँ पे जिनोन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +2 आती है। दूसरा जो कंपाउंड है जिनोन फ्लोराइड का वो आता है जिनोन टेट्राफ्लोराइड। अभी पढ़ा था ना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2, +4, +6। +2 में 2 क्लोरीन है तो क्या आ गया? जिनोन डाइफ्लोराइड। 4 में 4 क्लोरीन है, HCF4, तो कंपाउंड का नाम क्या होगा? जिनोन टेट्राफ्लोराइड। यहाँ पे जिनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है।
तीसरे कंपाउंड की बात करें, जो तीसरा फ्लोराइड कंपाउंड वो है जीनोन हेक्सा फ्लोराइड। हेक्सा मतलब 6, तो ये आ गया HCF6। तो जीनोन फ्लोराइड के 3 कंपाउंड आ गए, जीनोन डाइफ्लोराइड HCF2, यहाँ पे जीनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, 2 क्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट है। दूसरा कंपाउंड आएगा फ्लोराइड का कौन सा, जीनोन टेट्राफ्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है HCF4, यहाँ पे जीनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, क्लोरीन भी 4 है। तीसरा आता है जीनोन हेक्साफ्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है HCF6, यहाँ पे जीनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +6 और क्लोरीन होगी 6। समझ आ गया? तो ये जो कंपाउंड्स आते हैं फ्लोराइड के, ये ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करते हैं। तो फिलहाल हम 3 कंपाउंड्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्लोराइड के, कौन कौन से। तो भाई हम यहाँ पे जीनोन फ्लोराइड के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके 3 टाइप के कंपाउंड आते हैं, जीनोन डाइफ्लोराइड, सिंबल क्या होते हैं HCF2। दूसरा लेके चलो भाई जीनोन टेट्राफ्लोराइड, फॉर्मूला होगा HCF4। और तीसरा है भाई जीनोन हेक्साफ्लोराइड, फॉर्मूला होता है HCF6। ये हमने यहाँ पे कंप्लीटली स्टडी करना है, तो तीनों को साथ लेके चलो, ठीक है। तीनों कंपाउंड को एक साथ ही स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर। तो देखो भाई, सबसे पहले जीनोन डाइफ्लोराइड लेके चलना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये कहोगे कि जो जीनोन डाइफ्लोराइड है, इसमें जीनोन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +2, ठीक है। प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर, प्रिपरेशन। तो जीनोन डाइफ्लोराइड को कैसे प्रिपेयर करोगे, देखो in this reaction, in this method, डायरेक्ट एडिशन ऑफ जीनोन एंड फ्लोरीन। यहाँ पे क्या करोगे, जीनोन और फ्लोरीन का डायरेक्ट एडिशन करा दो ऑफ रेशो 1:2। इन दिस मेथड जीनोन रिएक्ट विद फ्लोरीन इन निकिल वेसल एट टेम्परेचर 673 केल्विन ऑफ रेशो 1:2। यहाँ पे जो जीनोन और जो फ्लोरीन का जो रेशो आएगा वो 1:2 की फॉर्म में आना चाहिए। और ये जो रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, ये निकिल वेसल के अंदर होती है, निकिल वेसल के अंदर ये रिएक्शन टेक प्लेस करती है। तो जीनोन और फ्लोरीन को आपस में रिएक्ट करवाओगे निकिल वेसल के अंदर, तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे जीनोन डाइफ्लोराइड कंपाउंड प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो ये है प्रिपरेशन। तो याद रखना, यहाँ पे जो रेशो लेके चलोगे वो लेके चलते हो 1:2 का, ठीक है। जीनोन का 1 एटम तो फ्लोरीन के 2 एटम, तो रेशो क्या हो गया 1:2। ओके, तो ये थी प्रिपरेशन ऑफ जीनोन डाइफ्लोराइड। चलो इसी तरह जीनोन टेट्राफ्लोराइड की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो ध्यान दो, सबसे पहले तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाओ। तो जीनोन टेट्राफ्लोराइड में जीनोन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +4। प्रिपरेशन पे डिस्कस करोगे तो क्या पाओगे, इन दिस मेथड जीनोन रिएक्ट विद फ्लोरीन ऑफ रेशो 1:5। यहाँ पे रेशो था 1:2, यहाँ पे रेशो आएगा 1:5 एट 573 केल्विन टेम्परेचर एंड 6 to या 4 to 6 बार प्रेशर। टेम्परेचर तो होना चाहिए 573 केल्विन और प्रेशर होगा 4 to 6 बार। देन वी ऑब्टेन जीनोन टेट्राफ्लोराइड। यहाँ पे कोई डायरेक्ट एडिशन करना हुआ कुछ नहीं है, ठीक है।
केवल डायरेक्ट एडिशन करना, F2 आएगी। ओके, तो इनका आपस में एडिशन कर दो, क्या हो गया, जीनोन हेक्सोक्साइड करते हैं, कंपाउंड हो गया। ओके, जीनोन हेक्साफ्लोराइड की प्रिपरेशन देखो, हाउ टू प्रिपेयर। In this process, genome directly react with fluorine of ratio 1:20. ओके, सुटेबल टेम्परेचर, यहाँ पे सुटेबल टेम्परेचर लेके चलना है, सुटेबल टेम्परेचर। तो क्या आएगा, जब डायरेक्ट एडिशन करोगे तो हमें यहाँ पे जीनोम हेक्साफ्लोराइड, जब इसको बैलेंस करो तो यहाँ पे आ गया 3F2, Xe + 3F2, डायरेक्ट एडिशन यहाँ पे होगा, जीनोम रिएक्ट विद 3F2 एंड वी गेट जीनोम हेक्साफ्लोराइड। ओके, सुटेबल टेम्परेचर के अंदर इस रिएक्शन को टेक प्लेस कराओगे तो जैसे जीनोम फ्लोरीन के 3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें यहाँ पे जीनोम हेक्साफ्लोराइड कंपाउंड प्रिपेयर होता है। तो देखो यहाँ पे 3 कंपाउंड एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, सभी की प्रिपरेशन हमने यहाँ पे देखी 1 बाय 1 करते हुए। तो सभी में जीनोम और फ्लोरीन आपस में एडिशन हो रहे हैं, डायरेक्ट एडिशन हो रहे हैं, पर हाँ ये बात है कि इनका रेशो अलग है, यहाँ पर रेशो का 1:2, यहाँ पर रेशो का 1:5 और यहाँ पे है 1:20। याद करने का रेशो, याद करने का जो पैटर्न वो है 12, 15, 1:20। इस रेशो से, इस पैटर्न से रेशो याद कर सकते हो, ठीक है, कर लोगे। तो ये है जीनोम क्लोराइड की प्रिपरेशन। जीनोम क्लोराइड में 3 टाइप के कंपाउंड आते हैं, उनकी प्रिपरेशन यहाँ पे दे रखी है। ओके, डायरेक्ट एडिशन करना है। चलो अब बात कर लो स्ट्रक्चर। तो पहले बात कर लेते हैं जीनोम डाइक्लोराइड का स्ट्रक्चर। तो ध्यान देना, जीनोम डाइक्लोराइड हैव sp3d1 हाइब्रिड। यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होती है sp3d1, ठीक है। अब sp3d1 हाइब्रिड यहाँ पे है तो जो शेप होनी चाहिए वो होनी चाहिए ट्राइगोनल बाई पैरामीटर, ये शेप होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान दो, ट्राइगोनल बाई पैरामीटर में क्या होते हैं, बीच में तो लेके चलोगे सेंट्रल एलिमेंट। चलो पहले ये देख लो, उसके बाद देखेंगे। स्ट्रक्चर में क्या बताएगा कि जो XeF2 है वो sp3d1 हाइब्रिड कंटेन कर रहे हैं। sp3d1 हाइब्रिड कंटेन कर रहे हैं तो शेप होनी चाहिए इसकी ट्राइगोनल बाइपैरामीटर शेप। बट जब इसको स्टडी करोगे तो इसकी जो एक्चुअली शेप होती है लीनियर शेप ये कंटेन करते हैं। कैसे बताएंगे बाद में, ठीक है। चलो पहले देख लो, प्रिपरेशन तो हो चुकी, प्रिपरेशन हो चुकी ना, इस पढ़ो। हाँ, क्या बताया कि जो जीनोम डाइक्लोराइड है उसकी हाइब्रिड होती है sp3d1। जब sp3d1 हो तो शेप होनी चाहिए ट्राइगोनल बाइपैरामीटर शेप। बट यहाँ पे कंपाउंड है XeF2 का। Xe तो हो गया सेंट्रल एटम और 2 फ्लोरीन साथ में कनेक्ट है। अब साथ में क्या होगा, लोन पेयर भी प्रेजेंट होगा। अगर लोन पेयर लेके चलोगे, लोन पेयर इंक्लूड करोगे तो शेप कैसे होगी, ट्राइगोनल बाइपैरामीटर शेप। लोन पेयर को हटा के अगर शेप की बात करें तो वो लीनियर शेप शो करते हैं। कैसे देखो, XeF2 में जीनोम तो क्या हो गया, सेंट्रल एटम और 2 फ्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट है। ये फ्लोरीन यहाँ पे आ गया, एक ऊपर फ्लोरीन एक नीचे फ्लोरीन। अब sp3d1 हाइब्रिड ये शो कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे 3 लोन पेयर होंगे, इसके अंदर 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये आता है, इनको आपस में मिला दो तो मिलाओगे तो जो शेप आती है वो आती है ट्राइगोनल बाइपैरामीटर शेप। ट्राइगोनल बाइपैरामीटर शेप अगर लोन पेयर को इंक्लूड कर रहे हो। हमें अगर लोन पेयर नीचे सिंपल XeF2 का स्ट्रक्चर चाहिए तो क्या कहोगे, XeF2 क्या है, लाइन में ना, स्ट्रेट लाइन में है, लीनियर में, तो इस वजह से इसकी जो शेप होगी वो होगी लीनियर, ठीक है। लीनियर शेप ये शो करते हैं। इंक्लूड करो लोन पेयर को तो इसकी शेप होगी ट्राइगोनल बाइपैरामीटर शेप। ओके, वैसे होती है लीनियर शेप। ओके, चलो
ये तो था XeF2 का। अब बात कर लो XeF4 का। XeF4 में क्या करोगे स्ट्रक्चर के केस में, यहाँ पे हाइब्रिड थी भाई, XeF2 की हाइब्रिड क्या थी sp3d1, यहाँ पे एक इंक्लूड और कर लो डी, यहाँ पे डी एक इंक्लूड और करोगे, हाइब्रिड क्या होगी sp3d2। ठीक है, sp3d2 में शेप पता होगा क्या होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल। जब यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं होता, अगर लोन पेयर नो लोन पेयर, अगर लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो शेप कैसे होनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल। बट यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा, दो लोन पेयर होंगे, जिस वजह से इसकी शेप होती है स्केयर प्लेनर। ठीक है, कैसे शेप होती है स्केयर प्लेनर। तो देखो ध्यान देना, प्रिपरेशन हटा दें तो क्या बताया कि जो XeF4 है ये sp3d2 हाइब्रिड शो कर रहे हैं। अगर लोन पेयर नहीं आता, मान लो sp3d2 की बात करें, लोन पेयर नहीं है तो ऑक्टाहेड्रल शेप है, लोन पेयर इंक्लूड है, दो लोन पेयर होंगे तो शेप कैसी होगी स्केयर प्लेनर। तो चलो देखो XeF4 सेंट्रल एटम तो हो गया Xe और चार क्लोरीन कनेक्ट है, Xe इसे चार फ्लोरीन यहाँ पे आपस में कनेक्ट होंगे वर्टेक्स में। ठीक है, और यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, इनको मिलाना। ठीक है, तो इसकी जो शेप आती है वो आती है स्केयर प्लेनर। ठीक है, दिस इज स्केयर प्लेनर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो लोन पेयर आ रहे हैं ना, तो ये होगा स्केयर प्लेनर। अगर लोन पेयर नहीं होता, अगर मान लो 6 क्लोरीन, मतलब टोटल 6 क्लोरीन होते हैं, 4 तो ये आ गए, 2 यहाँ पे मान लो और होते हैं, एक क्लोरीन यहाँ पे एक यहाँ पे, तो वो क्या कहलाता है ऑक्टाहेड्रल। बट यहाँ पे 4 क्लोरीन है ना, 4 क्लोरीन और 2 लोन पेयर, तो शेप क्या होगी इसकी स्केयर प्लेनर होती है। ओके, तो ये था XeF4 का। अब बचा क्या XeF6 जिनोन हेक्साक्लोराइड। तो उसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो देखो ध्यान दो भाई, स्ट्रक्चर ऑफ XeF6 हाइब्रिड क्या थी XeF2 की sp3d1, इसकी भाई sp3d2, एक एक बढ़ा रहे हो sp3d2, यहाँ पे क्या होगा sp3d3, sp3d1, sp3d2, sp3d3। sp3d3 में जो शेप आएगी वो आती है डिस्टोर्ड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट हो गया, जिस वजह से इसकी शेप आती है डिस्टोर्ड ऑक्टाहेड्रल। अगर यहाँ पे sp3d2 होता और कोई भी लोन पेयर नहीं होता, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप शो करता। बट यहाँ पे जो हाइब्रिड है वो है sp3d3, sp3d3 हाइब्रिड शो कर रहे हैं, एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसकी जो शेप होती है वो होती है डिसऑर्डर या नहीं तो डिस्टोर्ड ऑक्टाहेड्रल शेप ये करते हैं। कैसे देखो XeF6 में देखो सेंट्रल एटम तो क्या हो गया जिनोन और 6 फ्लोरीन से कनेक्ट है, तो बीच में तो आ गया जिनोन और 4 फ्लोरीन तो लगा दो वर्टेक्स पे और 2 फ्लोरीन यहाँ पे, एक ऊपर और एक नीचे, इनको बनाना। ये तो बढ़ गया ऑक्टाहेड्रल, ये शेप कैसी है ऑक्टाहेड्रल। बट हमें तो क्या बनाना है डिस्टोर्ड ऑक्टाहेड्रल बनाना है ना, तो इसके पास एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर यहाँ पे कर दो, ये लोन पेयर हो गया। तो ये है दिस इज डिस्टोर्ड ऑक्टाहेड्रल शेप। ठीक है, XeF2 की शेप होगी लीनियर, XeF4 की शेप होती है ऑक्टाहेड्रल, बट होनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल पर होती है स्फीयर प्लेनर।
XeF6 की जो शेप होती है वो होती है डिस्क और ऑक्टाहेड्रल। तो ये थी कंपाउंड्स की शेप या स्ट्रक्चर। अब आती केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ध्यान से देखना कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो देखो हाँ भाई देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जीनोन डाइफ्लोराइड, जीनोन टेट्राफ्लोराइड एंड जीनोन हेक्साफ्लोराइड। तो पहले बात कर लेते हैं जीनोन डाइफ्लोराइड की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं है, केवल एक रिएक्शन दे रखी है। कौन सी? हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, 3 कंपाउंड दे रखे अलग अलग, तीनों में जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, वो केवल एक है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, बस और कुछ नहीं है। रिएक्शन विद वाटर। पहले देख लो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन आती है, केमिकल रिएक्शन को यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं, केमिकल रिएक्शन ऑफ जीनोन डाइफ्लोराइड। तो पहली रिएक्शन, एक ही रिएक्शन कौन सी? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मींस रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन। तो ध्यान देना सिंपल रिएक्शन है। कैसे? जीनोन डाइफ्लोराइड रिएक्ट विद वाटर। क्या करो इसमें? 2 फ्लोरीन को रिप्लेस कर दो एक ऑक्सीजन एटम से। ध्यान देना 2 फ्लोरीन के जो एटम है उसको रिप्लेस करोगे एक ऑक्सीजन एटम से। देखो ऐसे देखा जाए तो देखो यहाँ पे 2 फ्लोरीन 2 हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बना दिया? 2HF। ये 2HF बना रहा है, क्या बना रही है? 2HF। 2HF बन गया तो ये ऑक्सीजन किससे रिएक्शन करेगा? जीनोन से। तो क्या आ गया? XeO प्लस में 2HF। सही है। XeF2 की रिएक्शन वाटर से करवाओगे तो सबसे पहले तो 2HF बनेगा और जीनोन कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से। तो ये जो जीनोन ऑक्साइड बना है XeO, ये है अनस्टेबल। ये कैसा है? अनस्टेबल। अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, ये डिसोसिएट होगा। वे डिसोसिएट होगा किसमें? इट डिसोसिएट इनटू Xe प्लस O2। इसमें डिसोसिएट हो गई Xe प्लस O2 में। ये है पार्शियली डिसोसिएशन। ये जो फिलहाल पढ़ रहे हो ये आपका पार्शियली डिसोसिएशन। पार्शियली डिसोसिएशन में ध्यान देना, जब पार्शियली डिसोसिएशन करो तो रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते। ठीक है, जो कंप्लीट डिसोसिएशन आए उसमें रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। पार्शियली डिसोसिएशन में रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते, विदाउट बैलेंस इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे पार्शियली डिसोसिएशन है, कंप्लीट डिसोसिएशन निकाल रहे हैं तो कुछ नहीं करना, इसको ऐड कर दो। XeO से XeO कैंसिल, बस ऐड करना, क्या आ गया? XeF2 प्लस वाटर कन्वर्ट इनटू Xe प्लस 2HF और प्लस O। कर लो। अब ज्यादा करना चाहो तो इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। ओके, इस रिएक्शन को बैलेंस करते हुए इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं है। अब ध्यान देना हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो अपने पास वाला कंपाउंड दे दिया XeF2, इसमें जीनोन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? इसे पढ़ा भी था। जीनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? जीनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इसको ऐड कर दो X। हमें पता है कि एक फ्लोरीन एक नेगेटिव शो करता है, तो 2 फ्लोरीन क्या करेंगे? नेगेटिव शो करेंगे। तो क्या आ गया? X -2 = 0, X = 2। तो यहाँ पे XeF2 में जीनोन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? +2। यहाँ पे देखो ये जीनोन केवल अकेला है ना, एटॉमिक स्टेट में प्रेजेंट है, सिंगल स्टेट में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है? 0। जब एलिमेंट सिंगल स्टेट में प्रेजेंट हो तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे था +2 से कन्वर्ट हो गया किसमें? 0 में। +2 था और चेंज हो रहा है किसके अंदर? 0 में, तो कम हो रहा है ना? +2 फिर +1 फिर 0, मतलब +2 से किसमें कन्वर्ट हो गया? 0 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। जब वैल्यू डिक्रीज हो तो वहाँ पे होते हैं रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है? रिडक्शन।
अगर वैल्यू इंक्रीज हो तो ऑक्सीडेशन, अगर वैल्यू कम हो डिक्रीज हो तो रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज हो रही है, +2 से 0 आ रहा है, डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे आएगा रिडक्शन। सही है। चलो वाटर में देखो, वाटर में हमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। हाइड्रोजन हमेशा हाइड्रोजन हमेशा 1+ शो करते हैं। कितने हाइड्रोजन है? 2, तो क्या करेगा? +2 शो करेगा। तो ये +2 हमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो क्या हो गया? +2 + x = 0, x = क्या आ गया? -2। तो यहाँ पे इसमें वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -2। और भाई इस ऑक्सीजन की बात करें, मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स है सिंगल, वैसे सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो, सिंगल स्टेट में प्रेजेंट हो तो वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो ये भाई यहाँ पे 0। ठीक है, O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0 और यहाँ पे -2। तो देखो ये कन्वर्ट हो रहा है -2 से 0, -2 था और -2 से 0 में आ गया, -2 से 0। तो वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब वैल्यू इंक्रीज हो तो यहाँ पे होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो यहाँ पे हो गया भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। अब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? दिस इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये पूरी रिएक्शन कैसी है? रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो हाइड्रोलाइसिस होगा ना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ HCF2, ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन। दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना HCF2 जिनोन डाइक्लोराइड की जो हाइड्रोलाइसिस होगी, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होगी, वो रेडॉक्स रिएक्शन की फॉर्म में आती है। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ HCF4 की। हाँ देखो भाई, नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन ऑफ जिनोन टेट्राफ्लोराइड। पीछे हमने केमिकल रिएक्शन ऑफ जिनोन डाइक्लोराइड पढ़ा था, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन पढ़ी थी। इसी तरह यहाँ पे हमने जिनोन टेट्राफ्लोराइड की हाइड्रोलाइसिस पढ़नी है। तो देखो यहाँ पे आती है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। तो ध्यान देना, जिनोन टेट्राफ्लोराइड रिएक्ट विद वाटर, वाटर से रिएक्शन करोगे तो देखो 2 हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन, 2 हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन, तो क्या बना देगा? 2HF बना देगा। 2HF में ड्रॉप हो गया। अब बचा क्या? एक ऑक्सीजन बचा, 2 फ्लोरीन बचे, तो ये ऐड कर दो तो क्या आ गया? HEOF2। समझा रहे? 2 फ्लोरीन 2 हाइड्रोजन, 2HF यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, बाकी ऐड कर दो। He एडिशन करेगा ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन को बीच में ऐड करना, तो क्या आ गया? HCOF2। अब इसको डिसोसिएट करो, दोबारा से रिएक्शन करो। HEOF2 यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये दोबारा से रिएक्शन करेगा वाटर से। तो ध्यान रखना, 2 फ्लोरीन और 2 हाइड्रोजन कंबाइन करा दो, क्या आ गया? 2HF। क्या आ रहा है? 2HF। अब ये ऑक्सीजन बचा, इसी तरह यहाँ पे कंबाइन करेगा। क्या करना? ध्यान से देखना रिएक्शन, HCOF2 + 2HF, 2 फ्लोरीन 2 हाइड्रोजन, 2HF की फॉर्म में आ चुका हूँ। ये ऑक्सीजन सीधा यहाँ पे एडिशन कर रहा है, तो क्या आ जाएगा? HEO2 और प्लस में 2HF। ओके, अब यहाँ पे कंपाउंड कौन सा है? HCO2। ये क्या है? दिस इज अनस्टेबल कंपाउंड। ये कैसा कंपाउंड है? अनस्टेबल कंपाउंड। अब अनस्टेबल कंपाउंड है तो डिसोसिएट होगा। इसमें ध्यान देना, HEO2 हमेशा डिसोसिएट होते हैं, हमेशा किसमें डिसोसिएट होगा? HEO + HEO3, इसमें डिसोसिएट होगा। ये रिएक्शन ध्यान से देख लो, डिसोसिएशन। HCO2 डिसोसिएट हो गया, HCO + HCO3, इसमें डिसोसिएट होगा। ठीक है, पता लग गया?
अब यहाँ पे जो XCO है ये भी अनस्टेबल है, दिस इज अनस्टेबल। पीछे पढ़ा था XEO डिसोसिएट होगा इसमें Xe प्लस O2 में, इसमें डिसोसिएट करो। ध्यान दो जब हाइड्रोलाइसिस पढ़ो ना तो ये दो रिएक्शन ध्यान रखना बस। कौन कौन सी? XEO डिसोसिएट होगा Xe प्लस O2 में। हम बैलेंस नहीं कर रहे क्योंकि ये पार्शियली डिसोसिएशन हो रहे हैं। पार्शियली डिसोसिएशन रिएक्शन में बैलेंस नहीं कर सकते, ठीक है, सिंपल करते हैं। XCO डिसोसिएट हो गया Xe प्लस O2। दूसरा आता है XeO2। ये से दिखे अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल। ये डिसोसिएट होगा किसमें? XCO प्लस XeO3, इसमें डिसोसिएट होता है, ठीक है। तो फिलहाल तो क्या था, XeF4 की रिएक्शन वाटर से करवाई तो दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन HF फॉर्म में आ गया और ये आपस में एडिशन होते हुए XeOF2 की फॉर्म में आ गया। अब XeOF2 की रिएक्शन फिर वाटर से करवा दो तो यहाँ से दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन तो HF आ गया, सीधे ऐड करो तो XeO2 होता है। XeO2 डिसोसिएट होगा XeO प्लस XeO3, ये रिएक्शन आती है, ध्यान से देखना, ये इसमें आता है। अब ये भी क्या है, अनस्टेबल, तो ये डिसोसिएट हो गया Xe प्लस O2। ये है सभी पार्शियल डिसोसिएशन, इनका हो रहा है पार्शियल डिसोसिएशन। अब हमें निकालना है कंप्लीट डिसोसिएशन, कुछ नहीं करना, इसको ऐड करना है बस, ठीक है। कंप्लीट ऐड कर दो, ऐड करने के बाद जो भी आए वो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो देखो क्या कैंसिल हो गया, ध्यान देना, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब बाकी जो बचे उसको लिख लो, XeF4, ठीक है। बस इसमें तो यही बच रहा है। ये कितने वाटर हो गए? ये 2 वाटर हो गए, 2 वाटर। अच्छा, यहाँ पे क्या बचा भाई? यहाँ पे बचा Xe, एक तो Xe बच रहा है, दूसरा बच रहा है भाई XeO3 और भाई 2 2 4 HF यहाँ पे बच रहे हैं और साथ में सीधा ऐड करना और कुछ नहीं करना। ऐड करोगे तो क्या हो गया? तो ये है कंप्लीट डिसोसिएशन। क्या ये? कंप्लीट डिसोसिएशन, ओके। अब ये कंप्लीट डिसोसिएशन यहाँ पे आ चुका। अब यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करते हैं, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो देखो क्या होती है। देखो भाई XeF4, इसमें जो जिनोन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। पीछे हमने कंपाउंड को डिस्कस कर था, जो बताया था, यहाँ पे निकालना। तो जिनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। यहाँ पे जिनोन एटॉमिक स्टेट में प्रेजेंट है, सिंगल स्टेट में प्रेजेंट है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0, ठीक है। यहाँ पे +4 था, यहाँ पे 0, तो +4 से 0 में आ रहे हैं। XeF4 से जिनोन की तरफ आ रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से 0 आ रही है, मतलब क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अब +4 से 0 लेके आ रहे हो तो वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। अब डिक्रीज होगी तो यहाँ पर होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन, ठीक है। अब ध्यान देना, अब हम बात कर रहे हैं XeO3 में। XeO3 एक ऑक्सीजन हमेशा को नेगेटिव शो करता है, एक ऑक्सीजन एटम हमेशा को नेगेटिव शो करेगा। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है भाई? 3, तो क्या आएगा? -6, तो क्या आ गया? X - 6 = 0, X = 6। मीन्स XeO3 के अंदर जो जिनोन होगा ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। अगर XeF4 से Xe की तरफ जाए तो +4 से 0 की तरफ आ रहे हैं, कम वैल्यू हो रही है तो क्या आएगा? दिस इज रिडक्शन, ये रिडक्शन आ गया। अगर हम XeF4 से